रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को अनुराग शर्मा और संज्ञा टंडन का नमस्कार। बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनवा रहे हैं शिशिर कृष्ण शर्मा की कहानी बंद दरवाजे का सूना महल। वाचन स्वर अर्चना साने का है। रेडियो प्लेबैक इंडिया। हल्के नीले कैनवास पर बीचों बीच टंगा कटोरा, बेतरतीब बिखरे बिखरे सेमल की रुई से फाहों के बीच तीरता सा। कटोरे से छलकते सुनहरे रंग में रंगा अरावली की पहाड़ियों का अंतहीन सिलसिला। ढोक, ढाक, नीम, जामुन, कीकर, बबूल के जंगल और बेर मेहंदी की झाड़ियों से ढका हुआ सुनसान बियाबान। मैं हमीर महल के बंद दरवाजे पर खड़ा था। अरावली की एक ऊंची पहाड़ी पर समतल मैदान के एक कोने में सदियों से खड़ा हमीर महल, पत्थर की बनी मजबूत किलेनुमा इमारत, बदरंग, वीरान और भूतहा। कुछ ही दूर पर बनी राज परिवार से जुड़े लोगों और सती हुई रानियों की छतरियां। भयावह सिर्फ अंधेरे ही नहीं होते, दिन के उजालों में भी भय छिपा होता है। जब दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हो, घने जंगलों के बीच सुनसान पहाड़ी पर आप बिल्कुल अकेले हों। हमीर महल सरीखी झाड़ झंखाड़ से घिरी उजाड़ इमारत के उस बंद दरवाजे पर खड़े, जिसके पार राजे रजवाड़ों के जीवन के तमाम स्याह सफेद रंगीन पहलुओं का सदियों का इतिहास छिपा हो। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के वक्त यहाँ 1000 से भी ज्यादा स्त्रियों ने एक साथ जौहर किया था। वो दौर इसी लम्हा यकायक फिर से जीवंत हो उठे तो ऐसे में पत्तों की हल्की सी सरसराहट भी रीढ़ तक को किस कदर कंपा देती है, ये एहसास आज मुझे पहली बार हुआ था। किले की दीवार से चिपकी गिरगिट को देखा तो थोड़ी हिम्मत बंधी कि मैं अकेला नहीं हूं, कोई और भी है यहाँ मेरे अलावा, मेरे साथ। जिंदगी में पहली बार उस लिजलिजे जीव के संग एक जुड़ाव सा महसूस हुआ था मुझे। हमीर महल के 2 हाथियों की सी ऊंचाई लिए लकड़ी के मजबूत बंद दरवाजे पर लिखा था, प्रवेश वर्जित। पिछले 12 वर्षों से मैं न जाने कितनी बार इस इलाके से होकर गुजरा हूँ। ट्रेन के सवाई माधोपुर स्टेशन पर रुकते ही हर बार जहन में वो नाम गूंजने लगता था, जिसका जिक्र मैं बचपन से सुनता आया था। और वो नाम ही क्यों, उस नाम से जुड़ा धुंधलाया सा चेहरा भी तो आंखों के सामने कौंधता था। भुवन चंद्र जोशी का, मेरे चाचा के दोस्त, उनके सहपाठी, देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया की सरकारी कॉलोनी में हमारे पड़ोसी। 9-10 बरस का रहा हूंगा मैं जब वो देहरादून छोड़कर चले गए थे। कहाँ गए और किस हाल में होंगे, लंबे समय तक ये बात कोई नहीं जान पाया। बस पीछे छोड़ गए थे तो किस्से, कहानियां और मध्यम वर्गीय सरकारी कॉलोनियों के चरित्र के अनुरूप नित नई अफवाहों का सिलसिला, जिनमें हंसी ठट्टे और चढ़खारों से लेकर कोरी भावुकता और आंसुओं जैसे सभी रंग समाये होते थे। और फिर महीनों बाद पता चला था कि उनके हाल पर तरस खाकर किसी जानने वाले ने कह सुनकर उन्हें पुरातत्व विभाग में नौकरी दिला दी थी, और अब वो रणथंबोर के किले में थे बतौर चौकीदार, या थोड़ा सम्मानपूर्वक कहे तो बतौर केयरटेकर। कहते हैं कि माँ दूसरी तो बाप तीसरा। कुछ ऐसा ही हुआ था भुवन चंद्र जोशी के साथ। 2.5-3 बरस के हुए कि माँ गुजर गई। नई माँ घर में आई, लेकिन दूसरी माँ तो दूसरी ही होती है, और अगर वो अपनी बनना भी चाहे तो समाज की शक की निगाहें, बच्चे के प्रति नाते रिश्तेदारों का अतिरिक्त चौकन्नापन
और माथे पर चस्पा सौतेली माँ का कलंक उसे बच्चे की अपनी बनने ही नहीं देता। शायद ये भी एक वजह रही होगी कि गुजरते वक्त के साथ नई माँ जैसे जैसे माँ बनती गई, भुवन चंद्र उस घर में गैर जरूरी होते चले गए। कहते हैं कि 2 वक्त का खाना भी सम्मान पूर्वक हासिल कर पाना मुश्किल हो चला था उनके लिए। दिसंबर के महीने तक की कई कई रातें उन्हें महज एक जोड़ी कपड़ों में घर से बाहर बरामदे के एक कोने में सिकुड़े और ठिठुरते हुए गुजारनी पड़ती थी। ऐसे तमाम विकट हालात में रुकते ठहरते 20-21 साल की उम्र में किसी तरह उन्होंने 8वीं पास की और फिर अपने अस्तित्व को महज किस्से कहानियों और अफवाहों में सिमटा छोड़ हमेशा के लिए दूर चले गए। घर परिवार, नाते रिश्तेदार, दोस्त पड़ोसियों और अपनी माटी से दूर। घने जंगलों से होकर गुजरती 4-5 किलोमीटर लंबी सड़क से मैं 15-20 सवारियों से लदे 8 सीटर टेम्पो में सवार होकर करीब 1 घंटा पहले इस पहाड़ी की तलहटी में पहुंचा था, जहां खुले मैदान के एक छोटे से टुकड़े के बाईं ओर नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार था और दाहिनी ओर पहाड़ी के गिर्द ऊंचे ऊंचे बहुमंजिले परकोटों की कई कई तहें, परकोटों पर जगह जगह सुरक्षा की दृष्टि से बने बुर्ज, कई ऊंचे और मजबूत दरवाजों से होकर गुजरता ऊपर चढ़ने का रास्ता। पहाड़ियों पर बने किले तो कई देखे थे, लेकिन समुच्च पहाड़ी को खुद में समेटे खड़ा किला अद्भुत, अद्वितीय, अप्रतिम स्थापत्य का अनुपम उदाहरण। शायद इसी वजह से सैकड़ों सालों तक यह किला अजेय बना रहा। जाने कितनी देर विस्मित, विस्मृत, विमुग्ध सा खड़ा मैं उस विशाल संरचना को तकता रहा। मेरे सामने था रणथंभौर का किला, जिसका जिक्र मैं बचपन से सुनता आया था, और जहन में था धुंधला सा वो चेहरा जिसका नाम था भुवन चंद्र जोशी। किले के प्रवेश द्वार पर बनी पुरातत्व विभाग की चौकी में मेज पर पैर फैलाए ऊँघते कुर्सी पर अधलेटे से व्यक्ति ने पूछने पर अलसाई सी आवाज में बताया कि जोशी जी हमीर महल में मिलेंगे। हमीर महल? वो कहाँ है? मैंने प्रश्न किया। अजी साहब, ऊपर तो जाइए, पूछ लेना वहां किसी से। रूखा सा उत्तर देकर वो फिर से उसी चिरंतन मुद्रा में ऊँघने लगा। उसकी बदतमीजी पर गुस्सा तो बहुत आया कि टेंटुआ दबाकर पहले इसे ही पूरी तरह से ऊपर पहुंचा दूं। भर दोपहरी 11:30 बजे कोई टाइम है सोने का? फिर सोचा किस किस का टेंटुआ दबाऊंगा, और वो भी सरकारी नौकर जिनसे रोज बरोज का पाला पड़ना तो आम आदमी की नियति में लिखा है। नगर पालिका, राशनिंग, आरटीओ, पासपोर्ट ऑफिसों में, कोर्ट कचहरी में और भी तमाम सरकारी दफ्तरों में खून का घूंट पीकर ऊपर जाने के लिए मुड़ा ही था कि अचानक उन साहब को बोध ज्ञान की प्राप्ति सी हुई। लगता है आप कहीं बाहर से आए हैं। क्यों और कैसे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी वाणी में एकाएक गजब की नरमी आ गई थी। मेज पर टंगी उनकी टांगे जमीन पर उतर चुकी थी, कमर अब सीधी थी और आंखें पूरी तरह खुलकर उदबिलाव सी हो गई थी। जी हाँ, रूखेपन से संक्षिप्त सा उत्तर देकर मैंने कुछ क्षण पूर्व हुए अपने अपमान का बदला लेने की कोशिश की। कैसे जानते हैं जोशी जी को? उन्होंने अगला प्रश्न दागा। आपको मतलब? मैंने कहना चाहा लेकिन कह नहीं पाया। वो शायद मेरी मनस्थिति को भांप चुके थे, इसलिए सफाई पेश करते हुए से बोले, 15 साल हो गए जी मुझे यहाँ नौकरी करते हुए। मेरी याद में पहली बार कोई जोशी जी से मिलने आया है, इसलिए पूछा था, वरना तो बस जोशी जी और जोशी जी का हमीर महल। कहकर उन्होंने खिसियानी सी हंसी हंसते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की। ऐसे में एक हल्की सी मुस्कान स्वयं में मेरे चेहरे पर भी तिर गई और फिर शुरू हुआ बातों का सिलसिला, जिसके केंद्र में थे भुवन चंद्र जोशी। उन साहब के मुताबिक किले के ऊपरी हिस्से में बने हमीर महल के केयरटेकर भुवन चंद्र जोशी का बाहरी दुनिया से संपर्क न के बराबर था। उनकी निजी जिंदगी, उनके घर परिवार, उनके नाते रिश्तेदारों के बारे में विभाग के उनके सहकर्मियों तक को ज्यादा कुछ पता नहीं था। हफ्ता 10 दिन में एक बार पीने का पानी लेने
और तेल, साबुन, राशन जैसी जरूरी चीजें खरीदने के लिए वो पहाड़ी से नीचे उतरते थे, या फिर तब जब कभी कभार बड़े साहब किले के दौरे पर आते थे। वरना उनकी समूची दुनिया हमीर महल के बंद दरवाजे के भीतर सिमटी हुई थी। वो दरवाजा जिसे पुरातत्व विभाग ने बाहरी दुनिया के लिए मजबूती से बंद किया हुआ था। करीब 25 मिनट लगे थे मुझे पहाड़ी चढ़कर हमीर महल तक पहुंचने में। मन बेहद उद्वेलित था। क्या वो पहचान पाएंगे मुझे? क्या उन्हें याद होंगी 35 साल पुरानी बातें और सर्वे कॉलोनी के वो लोग? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जिंदगी के उस बेहद तकलीफों भरे दौर को जानबूझकर याद ही न करना चाहे और मुझे पहचानने से इनकार कर दे। लेकिन हमीर महल के बंद दरवाजे पर पहुंचते ही ये सवाल कहीं पीछे छूट गए और सामने आ खड़ा हुआ उस वक्त का सबसे अहम सवाल उन तक पहुंच पाने का। जाने महल के किस कोने में होंगे वो। खटखटाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर की तरह सख्त दरवाजे के आगे मेरे हाथ बेहद कमजोर साबित हुए। कैसे पहुंचेंगी उन तक मेरे आने की आहट। नीचे से ऊपर तक नजर दौड़ाई, लेकिन न तो वहां कोई घंटी थी और न ही सांकल या चटखनी जिससे दरवाजे पर दस्तक दी जा सके। और तभी नजर आया दरवाजे में बिना खिड़की नुमा एक और छोटा सा बंद दरवाजा, जिस पर शायद भय और उद्वेलन की वजह से अभी तक मेरा ध्यान ही नहीं गया था। मैंने आगे बढ़कर उस छोटे दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि चर्र की आवाज के साथ वो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उह, वीरान महल, चारों ओर पसरा सन्नाटा और पैशाचिक ध्वनि के साथ अपने आप खुलता दरवाजा। सिनेमा के पर्दे पर तो ऐसा होता कई बार देखा था, लेकिन मेरे साथ तो यहाँ आज ये वास्तव में घटित हो रहा था। मारे भय के कलेजा हलक में उछल आया। लेकिन तभी उस दरवाजे के पीछे मुझे बचपन की यादों में मौजूद वो धुंधलाया सा चेहरा नजर आया। हाँ, वही चेहरा तो था मेरे सामने, बस उम्र की परतों तले जरूर दब चुका था। अधपके बाल, खिचड़ी मूछें, धसी हुई आंखें, पिचके झुर्रीदार गाल, साफ शफाफ कुर्ते पायजामा में लिपटी पतली दुबली काया। तो दरवाजा इन्होंने खोला था, लेकिन इन्हें कैसे पता चला कि कोई बाहर खड़ा है? मेरे मन में सवाल उठा। कहिए, उन्होंने प्रश्न किया। जी, भुवन चंद्र जोशी जी। जाने क्यों अधूरा सा उत्तर देना बेहतर लगा मुझे। हालांकि मैं निर्णय नहीं कर पाया कि यह मेरा उत्तर था या प्रतिप्रश्न। उन्हें पहचान लेने के बावजूद शायद पहले मैं उनके मुंह से सकारात्मक उत्तर पाकर पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहता था। जी हाँ, मैं ही हूं भुवन चंद्र जोशी। और आप? उन्होंने पूछा। जी, देहरादून में आपके एक दोस्त हुआ करते थे, विनय। बजाय सीधा सपाट उत्तर देने के मैं उनके तौलने के मकसद से बेहद एहतियात के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ना चाहता था, क्योंकि वो प्रश्न अभी भी मेरे मन में कुलबुला रहा था। अगर वो जानबूझकर मुझे पहचानने से इनकार कर दें तो? लेकिन तमाम आशंकाओं के विपरीत उनकी आवाज में मुझे थोड़ी गर्मजोशी सी महसूस हुई और हल्की सी उत्तेजना भी। हाँ, विनय तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। उनके एक बड़े भाई थे। मैंने अगला कदम बढ़ाया। हाँ, अशोक भाई साहब, मुझे याद है। मेरी बात को बीच में ही काटते हुए थोड़ा झुककर वो उस खिड़की नुमा दरवाजे से बाहर निकल आए। उनकी बुझी हुई सी आंखों में एक चमक सी दिखी मुझे। जी, मैं उनका बेटा हूं। मेरे कहते ही उनका चेहरा दमक उठा। हिमांशु, तू हिमांशु है? अशोक भाई साहब का बेटा? अरे, इतना बड़ा हो गया तू। कहते हुए झटके से उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। आपसे उनका एकदम से तू पर आ जाना मुझे अच्छा लगा। अचानक उन्हें अपने प्रश्न की निरर्थकता का एहसास हुआ। खिसियाई सी हंसी हंसते हुए उन्होंने कहा, क्या बेतुका सवाल किया मैंने कि तू बड़ा हो गया। क्या करूं बेटा,
मेरी यादों में तो तू आज भी वही है, 10-11 बरस का। यादें, जिस उद्वेलन से जूझता और जोशी जी की जो छवि मन में लिए मैं तलहटी में बनी पुरातत्व विभाग की चौकी से चला था, वो उनसे गले लगते ही कहीं गायब हो चुकी थी। एकाएक खुद को बहुत हल्का महसूस किया मैंने। लेकिन बेटा, तू अचानक यहाँ? मेरी याद कैसे आ गई तुझे? कैसे है घर के सब लोग? वो विनय कहाँ है? और अशोक भाई साहब? उद्वेग और उत्तेजना से उनकी आवाज रूंधने लगी थी। सब लोग अच्छे हैं, बहुत याद करते हैं आपको। मेरा उत्तर सुनते ही उनके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान तीर गई। कुछ क्षण वो मुझे एकटक ताकते रहे, मौन। उनकी बूझी हुई सी आंखों में फिर से मुझे एक चमक नजर आई, जो अगले ही क्षण बूंद की शक्ल में उनके झुर्रियों भरे गालों पर ढलक पड़ी। कुर्ते की बाह से अपने गाल को पोंछते हुए उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की और फिर मेरा हाथ पकड़कर बोले, अरे बेटा, बाहर ही खड़ा रहेगा क्या? चल अंदर चल। लेकिन मेरी नजर दरवाजे पर टंगे उस बोर्ड की तरफ उठी जिस पर लिखा था प्रवेश वर्जित। उन्होंने सर उठाकर एक सरसरी निगाह बोर्ड पर डाली। वो बाहर वालों के लिए है, तेरे लिए नहीं। शायद वो मेरी दुविधा को भांप चुके थे। चल चल आजा। भीतर दाखिल होते ही उन्होंने छोटे दरवाजे को बंद कर उस पर सांकल चढ़ा दी। तो ये थी उनकी समुच्च दुनिया, हमीर महल की चौहद्दी में सिमटी हुई। मेरे सामने था विशाल आंगन, बाईं ओर कोठरी नुमा कमरों की कतार, आंगन के उस पार और दाईं ओर चौड़ा बरामदा, पत्थर के मजबूत नक्काशीदार खंभों पर टिकी बरामदे की छत। उस बंद किले के भीतर ठहरी हुई हवा में हल्की सी ठंडक महसूस हुई मुझे। माहौल में एक अजीब किस्म की चुप्पी, सिहरन और घुटन थी। भुवन जी मुझसे बहुत कुछ जानने को बेताब थे। मैंने उनके तमाम प्रश्नों के उत्तर दिए। मैंने उन्हें बताया कि पिताजी ने रिटायरमेंट के बाद देहरादून में ही मकान बनवा लिया है। विनय चाचा जी चंडीगढ़ में हैं और मैं पिछले 12 सालों से मुंबई में हूँ। एक जरूरी काम से 4-5 दिनों के लिए सवाई माधोपुर आया था। आज समय मिला तो आपसे मिलने यहाँ चला आया। मुझसे मिलने? उनके चेहरे पर अचरज, अविश्वास और आभार के मिले जुले भाव अभी तक मौजूद थे। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, चल तुझे दिखाऊं यहाँ लोगों का आना क्यों मना है। मैंने देखा, हमीर महल के बरामदे और कोठरी नुमा कमरे पीतल, तांबे, लोहे के विशाल कड़ाहों, पतीलों, थाल, परात से लेकर चांदी के छोटे छोटे कटोरी, गिलास, चम्मच जैसे खाने पकाने के सामान के अलावा तोप, तलवार, बंदूक, भालों, ढालों और बख्तर जैसे लड़ाई के साजो सामान से अटे पड़े थे। एक बेहद खूबसूरत नक्काशीदार पानदान को हाथ में लेकर देखना चाहा, लेकिन मेरे बड़े हाथ को भुवन जी ने बीच में ही रोक दिया। नहीं बेटा, छूना नहीं, सरकारी खजाना है ये, बहुत कीमती है, सिर्फ रुपए पैसे के ही नहीं, अपनी उम्र के लिहाज से भी। जिंदगी गुजारती है इनकी देखरेख में मैंने। ये गर्वोक्ति तो नहीं थी, लेकिन भुवन जी की आवाज में मुझे किंचित गर्व का एहसास जरूर हुआ और खुद पर थोड़ी शर्म भी आई, जिसे छिपाने की चेष्टा में मैं हंसने की हद तक मुस्कुराया, झेपी हुई सी मुस्कुराहट। लेकिन भुवन जी तो मेरी ओर से बेखबर, मानो अपनी ही धुन में खो चले थे। गर्मजोशी के साथ उन बेजान चीजों से परिचय कराते भुवन जी। उनका वो बाल सुलभ उत्साह, उनकी आंखों की चमक, उनका दमकता चेहरा, ये सब गवाह थे उस सदियों पुराने सामान और गोदाम में तब्दील हो चुके उस सूने महल के बेजुबान दरो दीवार से उनके भावनात्मक जुड़ाव के। पिछले 35 बरसों से मेरे अकेलेपन के साथ ही है ये सब। जो अपनापन मुझे जिंदगी भर कोई जिंदा इंसान नहीं दे पाया, वो इन मुर्दा चीजों ने दिया है, उन्होंने कहा। लेकिन अब टूटन सी महसूस हुई मुझे उनके अधूरे से इन अंतिम 2 शब्दों में। आपने शादी नहीं की? जाने क्यों, कैसे
और कहां से ये प्रश्न अचानक मेरी जुबान पर आया और होठों पर से फिसल पड़ा। लेकिन भुवन जी ने मेरी बात को अनसुना कर दिया। क्षण भर में उनके चेहरे पर कई कई रंग आए और गए, लेकिन तुरंत ही उन्होंने खुद को संभाल भी लिया। चल आजा, ऊपर चले, निस्पृह भाव से उन्होंने कहा और कोठरियों की कतार के बीच बनी सीढ़ियां चढ़ने लगे। उनके पीछे आज्ञाकारी बालक सा मैं। कहीं उनके जख्मों को कुदेरने की कोशिश तो नहीं की मैंने? आखिर वो मेरे नहीं, मेरे चाचा के दोस्त हैं, हर लिहाज में मुझसे बड़े। क्या जरूरत थी मुझे उस लक्ष्मण रेखा को पार करने की? क्या हक है मुझे उनकी निजी मामलों में दखल देने का? मेरे मन ने मुझे धिक्कारा। हम सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचे। नीला कैनवास मुझे अपने बेहद करीब महसूस हुआ। चौहद्दी के भीतर ठहरी हुई हवा यहां खुली छत पर आते ही इठलाने लगी। गहरी सांस लेकर मैंने अभी तक की घुटन से छुटकारा पाने की भरपूर कोशिश की। देख, ये है मेरी रसोई। भुवन जी मुझे छत पर बने एक हॉल नुमा कमरे में ले आए। ये इनकी रसोई है? इतनी बड़ी कि जिसमें मुंबई का मेरा समुच्च फ्लैट समा जाए। लेकिन अभी तो मुझे ताज्जुब में डालने के लिए और भी बहुत कुछ मौजूद था उस रसोई में। एक कोने में बना मिट्टी का चूल्हा, इधर उधर बिखरी सूखी लकड़ियां और झाड़ झंखाड़, दीवार में बने आलों में रखे पतीली, थाली, परात और लोटा गिलास जैसे पीतल के 5-7 बर्तन। आधुनिकता का कोई नामो निशान ही नहीं। सबसे ज्यादा ताज्जुब मुझे भड्डू को देखकर हुआ। भट्टू यानी कांसे का घड़ेनुमा बर्तन, जिसका इस्तेमाल कभी पहाड़ों में दाल पकाने के लिए किया जाता था और जिसका तर्पण आम पहाड़ी रसोई घरों में प्रेशर कुकर की घुसपैठ के साथ ही दशकों पहले हो चुका था। वही भट्टू भुवन जी की रसोई में किसी प्रेत की भांति आज भी मौजूद था। रसोई घर की छत और दीवारें ही नहीं, बर्तन तक धुएं से काले पड़ चुके थे। भरी दोपहरी में भी वहां अंधेरा पसरा हुआ था, कुछ ज्यादा ही स्याह। कमोबेश यही हाल बगल के उस कमरे का भी था जिसमें भुवन जी रहते थे। आकार में रसोई से भी बड़े कमरे में सिर्फ एक छोटी सी खिड़की, जिससे भूली भटकी सी अंदर आती किरणें फर्श पर रोशनी का एक छोटा सा चकत्ता उकेर रही थी। बाकी सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा। मैंने उस अंधेरे को टटोलने की कोशिश की। झोला हो चुकी खाट पर लटका हुआ सा गत्ता, उस पर बेतरतीबी से फैला हुआ कंबल, खूंटियों पर टंगे 3-4 जोड़ी कुर्ते पायजामे। भुवन जी ने एक कोने में रखी लालटेन जलाई। लालटेन मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा। हाँ, बिजली नहीं है यहाँ, भुवन जी ने उत्तर दिया। इस वक्त नहीं है या है ही नहीं? सारी जिंदगी लालटेन की रोशनी में गुजारी है मैंने, उन्होंने मेरी बात को काटते हुए कहा। भुवन जी के लिए वक्त शायद उसी क्षण ठहर चुका था जब बरसों पहले उन्होंने हमीर महल की चौहद्दी में अपना पहला कदम रखा था। मैं जिसे महज खिड़की समझ रहा था, वो एक छोटा दरवाजा था जो बाहर बने झरोखे में खुलता था। हमीर महल की बाहरी दीवार पर जड़ा नक्काशीदार संगमरमरी खंभों और मेहराबों वाला खूबसूरत झरोखा। मेरे सामने था समतल मैदान, जिसके एक कोने पर यह हमीर महल खड़ा था। उसके परे जहां नजर जाती सिर्फ घने जंगल और हरी भरी पहाड़ियों की कतारें। दाईं तरफ के जंगलों में दूर फिरोजे की तरह चमकती साफ नीले पानी की झील और जमीन से करीब 40 फुट की ऊंचाई पर बने उस झरोखे में खड़ा मैं, मोहित, मुदित, मंत्रमुग्ध। इसी झरोखे से देखा था मैंने तुझे आते हुए, भुवन जी की आवाज ने मेरी तंद्रा टूटी। वो देख, वो जो रास्ता दिख रहा है ना, उन झाड़ियों के पीछे, हाँ, वहां से ऊपर आया था तू। उन्होंने मैदान के बाएं छोर पर बनी छतरियों के गिर्द फैली झाड़ियों की तरफ इशारा किया और बिना पूछे ही मुझे उस प्रश्न का उत्तर मिल चुका था जो महल के दरवाजे पर भुवन जी को देखकर मेरे मन में कौंधा था। इन्हें कैसे पता चला कि कोई बाहर खड़ा है? 35 बरस हो गए मुझे रणथंभौर आए हुए। याद ही नहीं कि इतने बरसों में मैंने कभी इस इलाके से बाहर कदम रखा हो।
यहाँ तक कि हमीर महल की इस 4 दीवारी से बाहर भी मजबूरी में ही निकलता हूँ, वरना मैं अपनी इस दुनिया में खुश हूँ बेटा। भुवन जी को किसी के साथ अपने मन की बात बांटने का मौका शायद पहली बार मिला था। तू यकीन करेगा, इन 35 बरसों में मैंने अपना सबसे ज्यादा समय इस झरोखे में बिताया है। और आगे उन्होंने जो कुछ कहा उसकी कल्पना मात्र मुझे सिहरा देने को काफी थी। सर्दी, गर्मी, बरसात, घुप अंधेरी रातें, बियाबान पहाड़ी पर किसी पिशाच सा खड़ा बंद दरवाजे का वो सूना महल, और जमीन से 40 फुट ऊपर उस झरोखे में रात रात भर अकेले बैठे ट्रांजिस्टर पर पुराने फिल्मी गीत सुनते भुवन चंद्र जोशी। सुनने में तो बहुत रुमानी लगता है ये सब, लेकिन ऐसे भूतहा माहौल में पल भर बिताने के लिए भी पत्थर का सा ठोस कलेजा चाहिए। नहीं, ये किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात तो हो ही नहीं सकती। लेकिन अब फिर वही टूटन, वही अधूरे से शब्द। आखिर कहना क्या चाहते थे वो, जो कह नहीं पा रहे। सिर्फ 2 साल और, उसके बाद इस जगह से तमाम रिश्ते एक झटके में तोड़ देने पड़ेंगे मुझे। उनकी आवाज में बेपनाह दर्द था। 2 साल? एक बार की तो मैं समझ ही नहीं पाया कि उनका मतलब क्या है। फिर अचानक ख्याल आया, कहीं इनका इशारा रिटायरमेंट की तरफ तो नहीं है। क्या सोचा आपने रिटायरमेंट के बाद का? मैंने पूछा। कुछ नहीं, क्या सोचूं? देहरादून जाएंगे? किस लिए? वहां है ही कौन जो मेरे इंतजार में बैठा होगा। फीकी हंसी हंसते हुए उन्होंने कहा। तो फिर? पता नहीं, सच में बेटा मुझे नहीं पता रिटायरमेंट के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। बस इतना जानता हूं कि सरकार मुझे यहाँ नहीं रहने देगी। एक झटके में मुझे यहाँ से बेदखल कर दिया जाएगा। मुझे लगा कहीं वो फपक ही न पड़े। करीब 2 घंटे मैंने उनके साथ बिताए। उन्होंने बहुत जिद की कि मैं कम से कम एक कप चाय तो पीऊं, लेकिन जाने क्यों मैं चाहकर भी उनकी बात नहीं रख पाया। क्यों परेशान करूं? सिर्फ एक कप चाय के लिए इन्हें चूल्हा जलाना पड़ेगा, और फिर पता नहीं चीनी, पत्ती, दूध भी होगा इनकी रसोई में या नहीं। वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर अगर बनता है तो स्त्री से। और मैंने चाय के लिए विनम्रता से इनकार करते हुए उनसे विदा ली। वो महल के बंद दरवाजे तक मुझे छोड़ने आए। गले लगाकर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पिताजी और चाचा जी तक उनकी दुआ सलाम जरूर पहुंचा दूं, और कहूं कि भुवन चंद्र जोशी आज भी उन्हें भूले नहीं हैं। हिमांशु, मैं बाहर आकर बामुश्किल 10 कदम चला हूंगा कि भुवन जी ने मुझे आवाज दी। वापस मुड़ा तो देखा कि वो भी उस छोटे दरवाजे से होकर महल से बाहर निकल आए थे। जी बेटा, तूने मुझसे एक सवाल किया था ना कि मैंने शादी क्यों नहीं की? तो सुन, मैंने जब कभी औरत के बारे में सोचा तो मीठी यादें लिए सिर्फ एक चेहरा मेरे जहन में उभरा, बिना नए नक्श का चेहरा, धुंधलाया सा, मेरी माँ का चेहरा, जो मुझे इसलिए याद नहीं है क्योंकि मेरे होश संभालने का भी इंतजार नहीं किया था उसने। बहुत जल्दी जो थी उसे भगवान के पास जाने की, लेकिन सारी उम्र का प्यार जरूर उसने उन 2-2.5 बरसों में लुटा दिया था मुझ पर। और उसके बाद मेरे साथ जो कुछ हुआ वो सब तो तुझे लोगों से पता चला ही होगा। इस बात का मैं क्या उत्तर देता? बस मूर्तिवत खड़ा सुनता रहा। बेटा, आज तेरे सवाल ने मजबूर कर दिया था मुझे कि मैं खुद से पूछूं आखिर मैंने शादी क्यों नहीं की, वरना तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था इस बारे में। आज सोचना पड़ा तो उत्तर भी आसानी से मिल गया। तो सुन, शादी न करने का ये मेरा फैसला था, मजबूरी नहीं। सच तो ये है कि मैंने कभी अपनी जिंदगी को किसी औरत के साथ बांटना ही नहीं चाहा, क्योंकि मेरे नसीब में लिखा औरत के प्यार का भंडार तो बचपन में उन 2.5 बरसों में ही चूक गया था। उसके बाद बचा था तो सिर्फ तिरस्कार और दुत्कार। उनके चेहरे पर एक विचित्र सी मुस्कान उभरी। कुछ क्षण खामोशी से मुझे घूरते रहने के बाद बेहद ठहराव के साथ दृढ़ता भरे स्वर में उन्होंने कहा, बचपन से लोगों की जिस दया का बोझ उठाए और गले में बेचारा शब्द की तख्ती लटकाए जिंदगी गुजारता आया,
आज मैंने उससे छुटकारा पा लिया है बेटा। पता नहीं दोबारा कभी तुम लोगों से मिल भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन तू उन सब तक मेरी ये बात ज़रूर पहुंचा देना कि मैंने ज़िंदगी अपनी शर्तों पर और बहुत ही मज़े में गुजारी थी। अकेलापन रास आ गया था मुझे। अपनी ज़िंदगी को बांटना मुझे गवारा नहीं था, किसी औरत के साथ तो हरगिज़ नहीं। वो मुड़कर महल में दाखिल हुए और दरवाजे पर सांकल चढ़ाकर वापस अपनी दुनिया में समा गए। कुछ देर बेमकसद सा खामोश खड़ा मैं उस बंद दरवाजे को ताकता रहा और फिर वापस लौट पड़ा। लेकिन छतरियों के पास पहुंचकर मेरे पांव खुद ब खुद ठिठक गए। मैंने पीछे मुड़कर एक बार फिर से हमीर महल को देखा। थोड़ी सी कोशिश के बाद मुझे महल की दीवार के सुदूर ऊपरी कोने में वो झरोखा नजर आया और उस झरोखे में किसी साए के मानिंद खड़े भुवन चंद्र जोशी भी। वो भी शायद मुझे ही ताक रहे थे। मुझे लगा नीले कैनवास पर छितराए सेमल की रुई के फाहे उनकी आंखों में उतरकर मोतियों में तब्दील हो चुके हैं। मैं मुड़ा और तेजी से पहाड़ी उतरने लगा। याद ही नहीं उस वक्त मेरे कदम ज्यादा भारी थे या मन। बोलती कहानियां क्रम में आज आपने सुनी राजेश्वर वशिष्ठ की कहानी मिसेस भादुड़ी का फैसला। Radio Playback India.